हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एंजाइना। देखिए, जो एंजाइना है वो हमने पिछली क्लास से कंटिन्यू किया था, लेकिन हमने उसमें स्टेबल एंजाइना पढ़ा था और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं था पढ़ा। तो आज हम जो एंजाइना है उसको रिवाइज भी करेंगे और उसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे कि जो एंजाइना होता है वो कौन कौन सी किस्मों का होता है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपको चेस्ट पेन हो ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से अगर आपको चेस्ट पेन हो तो इट इज कॉल्ड एंजाइना। फिर हमने कल एक पढ़ा था, उसको हम जरा रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका स्टेबल एंजाइना है, इसमें क्या होता कि आपके पास जो आपकी जो क्रोनरी आर्टरी है, अगर उसकी मोर देन 70% क्या हो जाए, ओक्लूजन हो जाए। मतलब कि अगर क्रोनरी आर्टरी की मोर देन 70% अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना। फिर हमने कहा था कि इसके अंदर जब आप रेस्ट करेंगे या फिर जब आप क्या करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन इस्तेमाल करेंगे, तो नाइट्रोग्लिसरीन या फिर जब आप रेस्ट करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आपकी जो पेन है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इट इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे, हमारे पास जो अगला एंजाइना है दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल एंजाइना। देखिए, जो आपका अनस्टेबल एंजाइना है ना, इसमें आपने बस दो तीन बातें याद रखनी है कि ये एक ऐसा एंजाइना है जिसमें आप रेस्ट भी करेंगे तो आपकी पेन ठीक नहीं होगी। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो अनस्टेबल एंजाइना है ना, इसमें आपने याद रखना है कि देयर इज प्लाक रप्चर। कि हमने कल जो प्लाक पढ़ा था, एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक, वो क्या हो जाता है, वो रप्चर हो जाता है। जब ये रप्चर करेगा तो इट कैन कॉज थ्रोम्बस। ये क्या कर सकता है, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई थ्रोम्बस करवा सकता है। तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, कोई आपका प्लाक वगैरह रप्चर हो सकता है, या फिर इसमें हम अगर इसमें बात करें कि थ्रोम्बस बन सकता है। अब ये जो थ्रोम्बस है ना, ये भी आपकी कोरोनरी आर्टरी की मुकम्मल ओक्लूजन नहीं करेगा। तो इसमें आप याद रखिए कि जो आपका अनस्टेबल एंजाइना है, इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होती है। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होती है विद इनकम्प्लीट, ठीक है, विद इनकम्प्लीट ओक्लूजन। कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होगी वो भी 100% ऑक्यूलूड नहीं होगी, वो भी 100% ब्लॉक नहीं होगी। तो थ्रोम्बोसिस विद इनकम्प्लीट आर्टरी ऑक्लूजन, इट इज इंक्लूडेड इन द अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी एंजाइना होते हैं ना, उनके अंदर हमें कार्डिक बायोमार्कर्स रेज नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि आपके कार्डिक बायोमार्कर रेज ही तब होते हैं जब क्या होता है, जब आपके हार्ट के सेल है उनकी डेथ होगी, उनकी नेक्रोसिस होगी। तो चूंकि इसके अंदर भी आपको नेक्रोसिस नहीं मिलती, क्योंकि इसके अंदर भी कोई नेक्रोसिस नहीं होती, तो इसके अंदर भी आपके जो मार्कर्स होंगे वो क्या रहेंगे, नो मार्कर एलिवेशन। मतलब कि इसमें जो आपके मार्कर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, वो सेम के सेम ही रहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने एक इसमें और बात ये याद रखनी है कि इसमें आपको चेस्ट पेन होती है इवन एट रेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको चेस्ट पेन मिलेगी इवन एट रेस्ट। की जो अनस्टेबल एंजाइन है, अगर आप रेस्ट भी करेंगे, आप नाइट्रोग्लिसरीन भी देंगे, तो उससे भी जो पेन होगी वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हम कुछ बातें करते हैं। देखें, जो अनस्टेबल एंजाइन है, इसमें ज्यादातर ये चांसेस होते हैं कि आपका जो प्लाक होता है वो रप्चर कर जाता है, जिससे क्या होती है, थ्रोम्बोसिस होती है। अब ये जो थ्रोम्बस है ये आपकी आर्टरी की क्या करवाता है, इनकम्प्लीट ऑक्लूजन कराता है, कि आपकी कोरोनरी आर्टरी को कुछ मतलब कि इनकम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। जिससे क्या होता है कि आपको इस्कीमिया की वजह से पेन तो होगी, लेकिन उसमें आपकी सेल की नेक्रोसिस नहीं होती। चूंकि सेल की नेक्रोसिस नहीं होती तो आपके जो बायोमार्कर्स होंगे उनकी एलिवेशन भी नहीं होगी। उसके अलावा इसमें जो आपको चेस्ट पेन होती है वो आपको रेस्ट में भी होती है। मतलब कि आप जो मर्जी कर लें, रेस्ट कर लें, या फिर आप नाइट्रोग्लिसरीन भी ले लें, तो आपको पेन होगी। ठीक है, तो ये आपका होता है अनस्टेबल एंजाइना। उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड वेजोस्पास्टिक एंजाइना। देखिए, जो आपका वेजोस्पास्टिक एंजाइना है, इसमें आपने याद रखना है, आपके इसके नाम से पता चल रहा है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होगी ना, उसका क्या होगा, उसका वेजोस्पाज्म हो जाएगा। कि अगर हमारी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वेजोस्पाज्म, ठीक है, इसमें क्या होगा, वेजोस्पाज्म ऑफ वेजोस्पाज्म ऑफ क्रोनरी आर्टरी। कि आपकी जो क्रोनरी आर्टरी है, अगर उसका वेजोस्पाज्म हो जाता है, अगर उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड वेजोस्पास्टिक एंजाइना। जो वेजोस्पास्टिक एंजाइना है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंज मेटल एंजाइना। इसको हम प्रिंज मेटल एंजाइना भी कहते हैं, या फिर आपने याद रखना है कि इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, तो इसको वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं। उसके बाद जो आपका वेजोस्पास्टिक एंजाइना होता है ना, इसमें आपने एक दो बातें ये याद रखनी है कि ये क्रोनरी आर्टरी के स्पाज्म की वजह से होता है। इसमें ना आपको एसटी एलिवेशन मिलती है, बट कौन सी मिलती है, ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन। कि कुछ अरसे के लिए आपके अंदर क्या होगा, एसटी एलिवेशन होगी, वैसे आपको नहीं मिलती। उसके अलावा इसमें इसका जो रिस्क फैक्टर है वो भी वही है, आपका हाइपरटेंशन है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, कोकेन है, अल्कोहल है, ट्रिप्टान्स है। देखिए, मैं इसमें आपको एक दो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो आपकी स्मोकिंग होती है ना, स्मोकिंग के अंदर दो चीजें होती हैं। एक क्या होती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। दूसरी क्या हो सकती है, उसके अंदर आपकी निकोटीन वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो निकोटीन और मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड,
या फिर आप क्या करते हैं, आप कोकेन यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी क्या हैं, ये आपकी वेज़ोकंस्ट्रिक्टर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिप्टान्स, तो जो ट्रिप्टान्स है ये हम आगे जाके नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे भी। ट्रिप्टान्स ऐसी ड्रग है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर माइग्रेन ट्रीटमेंट। तो जो ट्रिप्टान्स है ये भी क्या है, ये भी आपकी वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है। तो ये जो सारी ड्रग्स हैं, चूँकि ये सारी की सारी वेज़ोकंस्ट्रिक्टर हैं, तो इस वजह से इनकी वजह से आपको वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ना आपकी बुक ने एक छोटा-सा टेबल बनाया है, तो हम भी इसी तरह एक टेबल बनाएँगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से एंजाइना के अंदर क्या हमें मतलब ईसीजी की फाइंडिंग क्या मिल सकती है या बाकी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? तो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो स्टेबल एंजाइना है, इसमें हमें क्या मिलेगा? तो हमने अभी-अभी पढ़ा कि जो स्टेबल एंजाइना है, ये ऐसा एंजाइना है जिसमें हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, वो 70% ब्लॉक हो जाती है या 70% से ज़्यादा, और इसमें जब हम रेस्ट भी करेंगे तो हमें पेन होगी। तो इसमें कहना है कि जो आपका स्टेबल एंजाइना है, इसमें जब हम क्या करेंगे, सॉरी एक्सरसाइज़ करेंगे, ऑन एक्सर्शन, ठीक है? जब हम मतलब कि एक्सरसाइज़ करेंगे तो हमें पेन होगी, और जब हम रेस्ट करेंगे तो हमारी पेन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर हमें कोई इंफार्क्शन नहीं मिलता, मतलब कि इसके अंदर हमें कोई भी नेक्रोसिस नहीं मिलती, और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर सेल की नेक्रोसिस नहीं होगी, तो आपके जो कार्डिक बायोमार्कर्स होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी नॉर्मल होंगे। तो बायोमार्कर्स विल आल्सो बी नॉर्मल, ये भी क्या होंगे, आपके नॉर्मल होंगे। फिर आपने याद रखना है कि आपका जो स्टेबल एंजाइना होता है ना, इसमें आपको ईसीजी पे भी कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, ठीक है? तो स्टेबल एंजाइना के बारे में 2-3 बातें हैं। जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे, जब आप कोई काम करेंगे, कोई हेक्टिक एक्टिविटी करेंगे, तो आपको एंजाइना हो सकता है। जब रेस्ट करेंगे तो पेन ठीक हो जाएगी, इसमें कोई नेक्रोसिस नहीं होती, और आपके जो मार्कर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आता है, दैट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल एंजाइना। देखिए, जो आपका अनस्टेबल एंजाइना है ना, अनस्टेबल एंजाइना में आपने ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि आपको पेन होगी, चाहे आप एक्सरसाइज़ करें, चाहे आप रेस्ट करें, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आपको रेस्ट करने पे पेन होती है, और आप एक्सर्शन मतलब कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपको पेन होगी। फिर आपने याद रखना है कि इसके अंदर हमें कोई भी नेक्रोसिस नहीं मिलती। जो अनस्टेबल एंजाइना है, इसके अंदर भी आपको कोई भी नेक्रोसिस नहीं होगी। उसके अलावा चूँकि नेक्रोसिस नहीं होगी, तो इसमें आपके जो बायोमार्कर्स होंगे वो भी नॉर्मल होंगे, और इसमें जब हम ईसीजी की बात करें तो इसमें हमें एसटी डिप्रेशन मिलती है, ठीक है? इसमें क्या मिलेगी हमें, एसटी डिप्रेशन मिलेगी, और आपकी जो टी वेव है वो इन्वर्ट हो सकती है। आगे जाके हमने ईसीजी भी पढ़नी है, तो टी वेव इन्वर्जन और एसटी डिप्रेशन मिल सकती है। फिर आपने याद रखना है कि हमारी जो थर्ड टाइप है ना, जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है, दैट इज़ योर स्टेमी और अनस्टेमी। जो स्टेमी और अनस्टेमी है, वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको फ़र्क आना चाहिए कि स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में क्या फ़र्क होता है। देखिए, इन दोनों में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर जो कार्डिक बायोमार्कर्स होते हैं, वो नॉर्मल रहते हैं। क्यों नॉर्मल रहते हैं? क्योंकि दोनों एंजाइना के अंदर हमारी नेक्रोसिस नहीं होती, तो इस वजह से हमारे जो कार्डिक बायोमार्कर्स होंगे, वो क्या होंगे, वो दोनों के अंदर नॉर्मल ही होंगे, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो आपका अगला टॉपिक है ना, हम आगे तो वैसे उससे लिखा हुआ है क्रोनरी स्टील सिंड्रोम, हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम ना डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एमआई। जो आपका एमआई है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा-सा समझने वाला टॉपिक है, तो इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, जो आपका एमआई होता है ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये क्या चीज़ होती है? तो अभी तक हमने पढ़ा है एंजाइना, उसके अंदर हमारे जो सेल होते हैं ना, उनकी नेक्रोसिस नहीं होती, उनका इंफार्क्शन नहीं होता, उनका इस्कीमिया होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके अंदर हमारे जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, उनका इंफार्क्शन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो आपने याद रखना है कि जो आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन है ना, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, जो हमारे हार्ट के सेल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उनका उनकी नेक्रोसिस मतलब कि उनका इंफार्क्शन हो जाता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इंफार्क्शन हो रहा है, सेल की डेथ हो रही है, तो आप मुझे बताएँ कि जो आपके कार्डिक बायोमार्कर्स होंगे, जो आपके कार्डियक बायोमार्कर्स होंगे, वो रेज़ होंगे या नहीं होंगे? तो आप सबको पता है कि जब भी सेल की डेथ होती है, तो आपके जो कार्डिक बायोमार्कर्स होंगे, वो क्या हो जाएँगे? वो रेज़ हो जाएँगे। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद आप कहते हैं कि जो एमआई है, वो होता क्यों है? तो आपने याद रखना है कि इसमें जो एमआई की मोस्ट कॉमन वजह होती है, वो क्या होती है? दैट इज़ रप्चर ऑफ, ठीक है? क्या होता है? रप्चर ऑफ कोरोनरी आर्टरी प्लाक, कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, पहले तो उसके अंदर एक प्लाक बनता है, और वो जो प्लाक होता है, वो क्या कर जाता है, वो रप्चर कर जाता है। तो रप्चर ऑफ कोरोनरी आर्टरी प्लाक जब भी रप्चर होगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपने याद रखना है कि आपका ये जो प्लाक है, ये एक थ्रोम्बस बनाएगा, और इस थ्रोम्बस की वजह से जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होगी, वो ब्लॉक होगी, और आपके जो सेल होंगे, उनका इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एमआई, ठीक है? अब जो एमआई है, सबसे पहले इसमें एक एमसीक्यू ये है
कि कौन सी आर्टरी को ये सबसे ज्यादा इंक्लूड करता है। तो आपने कहना है जो हमारी जो हमारी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है जिसको हम लैड कहते हैं, ये सबसे ज्यादा उसके अंदर होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, राइट क्रोनरी आर्टरी। और जो तीसरे नंबर पे आती है दैट इज योर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो कौन सी होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। तो मोस्ट कॉमन जो आर्टरी हमारी एमआई की वजह से इफेक्ट होती है दैट इज योर लैड, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फिर आपने याद रखना है कि जो आपका एमआई है इसमें हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उसके पसीने छूट जाते हैं, तो डायफरोसिस। उसके अलावा जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा, उसको नोजिया हो सकता है। उसके अलावा उसकी जो स्टर्नम होगी ना उसको रेट्रोस्टर्नल पेन होगी। तो थर्ड नंबर पे इसमें क्या मिलेगा, रेट्रोस्टर्नल पेन। तो रेट्रोस्टर्नल पेन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। देखिए एमआई क्या होता है, देखिए एंजाइना और एमआई में क्या फर्क है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तो आपके हार्ट का इस्कीमिया है, ब्लड सप्लाई कम हुई है लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई उसके सेल की, तो उसको हम एंजाइना कहेंगे। लेकिन अगर आपका जो कोरोनरी आर्टरी है वो 100% ब्लॉक हो गई है और आपके सेल की डेथ हो गई है, तो अगर सेल की डेथ हो जाए तो देन इट इज कॉल्ड एमआई, इसको हम क्या कहेंगे, एमआई। अब जब भी सेल की डेथ होती है तो आपके जो कार्डिक बायोमार्कर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रेज हो जाते हैं, वो रेज हो जाएंगे। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो लेड है, फिर आपकी राइट सर्कमफ्लेक्स है, फिर कौन सी है, सॉरी राइट क्रोनरी है, और फिर क्या है आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। उसके बाद ये उसके सिम्टम्स हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एमआई, ठीक है, आपकी जो एमआई की सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे ना एक सवाल बनता है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि अगर हमारे हार्ट को, मतलब हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं, अगर हम उसकी ब्लड सप्लाई रोक दें या जो ब्लड सप्लाई है उसको खत्म कर दें, तो कितनी देर के बाद हमारे जो हार्ट है उनकी डेथ हो जाती है, उनकी इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिखें, हम ना सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, अगर हम अपने हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, कि अगर हमारे जो हार्ट है उसकी जो ब्लड सप्लाई है अगर हम उसको क्या कर दें, रोक दें, तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इफ वी, मतलब कि हम उसको क्या करें, उसके हम रिस्टोरेशन नहीं करते या उसके अंदर ऑक्यूलूशन आ जाती है या स्टॉप कर देते हैं, तो ब्लड सप्लाई अगर कितनी देर से पहले हम रिस्टोर करें तो फिर क्या होगा, और अगर उसके बाद रिस्टोर करेंगे तो उसकी परमानेंट डेथ हो जाएगी। देखिए आपने याद रखना है, अगर तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो आपके हार्ट को ब्लॉक होती है और आप उसको 30 मिनट से पहले पहले क्या कर देते हैं, रीस्टोर कर देते हैं, तो हमेशा याद रखें कि आपके जो हार्ट की इंजरी होगी वो क्या होगी, वो रिवर्सिबल होगी। तो रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन, आपको क्या होगा, रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन होगा, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो आधे घंटे से ज्यादा, मतलब कि 30 मिनट से ज्यादा तक आप ब्लॉक रहती है, तो इफ इट इज मोर देन 30 मिनट, अगर ये 30 मिनट से ज्यादा है, तो फिर आपने याद रखना है कि देन इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। फिर हम इसको क्या कहेंगे, फिर हम इसको इरिवर्सिबल कहेंगे, फिर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा हम अभी पढ़ेंगे भी, लेकिन आप इसको अलहदा करके लिखें कि जब भी आपको एमआई होता है, देखिए अभी अभी हमने पढ़ा ना कि एमआई के अंदर क्या होती है कि हमारे जो हार्ट होते हैं ना, हार्ट के सेल्स होते हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। चूंकि हार्ट के सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नेक्रोसिस होती है, तो आपने याद रखना है दैट इज कॉल्ड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो इसके अंदर हमें कौन सी नेक्रोसिस मिलेगी, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। ये भी आपने इसके अंदर छोटा सा पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम इसकी मजीद भी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि अच्छा हमारा जो एमआई होता है, ठीक है, जो हमारा मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है वो कितनी तरह का होता है। तो बड़ी ही आसान बात है, देखें हमने अभी अभी पढ़ा कि एमआई क्या है, कि आपके हार्ट की अगर सेल की डेथ हो जाए तो इट इज कॉल्ड एमआई। अब जो एमआई होता है ये दो तरह का होता है। एमआई कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है। तो हम दरमियान में लाइन लगाते हैं। एक ऐसा एमआई होता है जिसमें क्या होता है कि आपके जो हार्ट होता है ना उसकी सारी की सारी लेयर्स का क्या हो जाता है, उसकी सारी की सारी लेयर्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेमी, उसमें हमें एसटी एलिवेशन मिलती है, तो डेट इज कॉल्ड स्टेमी। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद एक ऐसा एमआई होता है जिसमें आपके जो हार्ट की सारी लेयर्स हैं उनका इन्फेक्शन नहीं होता, तो डेट इज कॉल्ड एन स्टेमी, उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड एन स्टेमी। तो इनमें हमने फर्क करना, देखें हम सबसे पहले बात करते हैं एन स्टेमी की। फर्ज करें, आप सबको पता है कि फर्ज हमारा जो हार्ट होता है ना इसकी तीन लेयर्स होती हैं, तो हम एक ये लेयर बना लेते हैं, एक ये लेयर और एक ये लेयर, ठीक है, आपका एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और आपका पेरिकार्डियम। उसके बाद आपने कहना है कि अगर कोई बंदा है और उसमें क्या होता है, उसके अंदर अगर इस्कीमिया इस तरह होता है कि उसकी सारी लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होती, उसकी क्या नहीं होती, सारी लेयर्स नहीं इन्वॉल्व होती, बस उसकी, मतलब कि हम जो मैं हाईलाइट करूंगा ना ये उसकी लेयर्स इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये जो रेड कलर का मैंने हाईलाइट किया है ये क्या हुआ है, ये इस्कीमिया हुआ है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर जो इस्कीमिया है वो इस तरह होता है कि उसके हार्ट की
एक या फिर 2 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, सारी इंफाक्शन नहीं होता, तो इसके अंदर हमें ना एसटी एलिवेशन नहीं मिलती। इसके अंदर हमें क्या नहीं मिलती? एसटी एलिवेशन नहीं मिलती और इसके अंदर जो इस्कीमिया होता है ना, हमें कौन-सा मिलता है? दैट इज़ योर सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया कि आपकी जो एंडोकार्डियम होगी ना, उसके जो नीचे वाली लेयर है, सिर्फ आपको उसका इस्कीमिया मिलेगा, तो सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया मिलता है। उसके बाद आपने इसमें सेकंड नंबर पे याद रखना है कि इसमें होता क्या है कि इसके अंदर जब आप ईसीजी करेंगे ना, ईसीजी, तो ईसीजी के ऊपर आपको टी वेव की एलिवेशन नहीं मिलेगी। तो ईसीजी के ऊपर आपको जो एसटी सेगमेंट होगा, इसके अंदर आपको एलिवेशन नहीं मिलती। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एन स्टेमी। इसको हम कहते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। इट इज कॉल्ड नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा आपने कहना है कि जो एन स्टेमी है, ये आपको या तो किसके अंदर मिल सकता है? सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया के अंदर। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने अभी अभी पढ़ा कि जो अनस्टेबल एंजाइना है या प्रिंज मेटल एंजाइना है, इसके अंदर भी हमें क्या मिल सकती है? एसटी डिप्रेशन या जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट नहीं हो सकता। लेकिन सिंपल आपने इतना याद रखना है कि जो एन स्टेमी होता है, इसके अंदर सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है और ईसीजी जब हम करेंगे तो हमें एसटी एलिवेशन नहीं मिलेगी। बट अगर हम स्टेमी की बात करें, तो आपका जो स्टेमी होता है, स्टेमी के अंदर आपने याद रखना है देयर इज अ ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन कि आपके हार्ट की जो सारी की सारी लेयर्स होती हैं, उनका इन्फाक्शन होता है। तो ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन, ऑल लेयर्स विल बी इन्वॉल्व्ड। और जब हम इस बंदे की ईसीजी करेंगे, तो ईसीजी करने पे हमें क्या मिलेगी? जो हमारा एसटी सेगमेंट होगा वो क्या होगा? एलिवेटेड होगा। तो एसटी एलिवेशन मैं आपको समझाता हूँ एसटी सेगमेंट कौन सा होता है। देखिए, हमने ईसीजी पढ़ी थी, तो ये आपकी पी वेव है, उसके बाद ये आपकी क्यू वेव है, ये आर है और ये फिर क्या है? एस है। उसके बाद आपका यहाँ से एसटी सेगमेंट स्टार्ट होता है, तो ये क्या करती है? देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा-सा हम एडिट करते हैं। देखें, फर्ज करें कि एक बंदा है और उसकी जो ईसीजी का पैटर्न है वो हमें इस तरह मिलता है। ठीक है, उसका जो एसटी सेगमेंट है वो कुछ इस तरह का है। तो ये वाला जो सेगमेंट है जो मैं हाईलाइट मैंने किया है, ये वाला, इसको हम कहते हैं एसटी सेगमेंट। और ये जो एसटी सेगमेंट है ये क्या है? एलिवेटेड है। तो इट इज कॉल्ड एसटी एलिवेशन। तो अगर आपको किसी बंदे के अंदर इस तरह का ईसीजी का पैटर्न मिलता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेमी। इट इज कॉल्ड स्टेमी। उसके बाद जो आपका नॉन स्टेमी होता है, इसके अंदर या तो एसटी सेगमेंट नॉर्मल होगा या फिर क्या होगा कि आपकी जो ईसीजी होगी ना, फर्ज करें ये पी वेव है, ये क्यू वेव है और आपकी जो ईसीजी होगी उसके अंदर जो एसटी सेगमेंट होगा वो आपको डिप्रेस मिलेगा इस तरह। ठीक है, तो ये जो आपका एसटी सेगमेंट है ये क्या है? इसको हम कहते हैं एसटी डिप्रेशन। तो इसके अंदर आपको एसटी डिप्रेशन मिल सकती है या जो आपका एसटी सेगमेंट है वो आपका नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है, बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें और क्या बात करेंगे? उसके अलावा बस इसमें मेन तो बात यही है कि आपका एमआई की कौन कौन सी टाइप होती है, आपका स्टेमी होता है, नॉन स्टेमी होता है। उसके अलावा जो एमआई है ये क्या चीज़ है? कितनी देर से पहले अगर हम ब्लड को रिस्टोर कर देंगे तो रिवर्सिबल इंजरी होगी और कितनी देर के बाद अगर हम ब्लड को रिस्टोर करेंगे तो इरिवर्सिबल इंजरी होगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपने देख लेने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है इसकी कि एवोल्यूशन ऑफ एमआई। ये मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन इसमें एक दो बातें बताने वाली हैं। व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ एमआई? कि एक बंदा है, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक के बाद उसके एमआई के बाद उसके हार्ट के ऊपर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उनको हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ना इसको कोशिश करते हैं कि इसको बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो बुक पे चलते हैं और बुक से मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कराता हूँ। देखें, सबसे पहले अगर आप ओपन करें अपनी बुक, तो बुक के अंदर आपसे एमआई और एमआई हमने पढ़ा और एमआई के बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ एमआई कि एमआई आपका कैसे एवोल्यूट होता है। ठीक, एवोल्यूशन होती है उसकी। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ एमआई में सबसे पहले क्या होगा कि कॉमनली ऑक्लूडेड आर्टरी, वो मैंने जैसे आपको पढ़ाया कि मोस्ट कॉमन जो आर्टरी ऑक्लूड होती है वो तो आपकी लैड है। उसके बाद आपकी राइट करोनरी आर्टरी है, फिर आपकी आती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमें डायफ्रोसिस मिलता है, नोजिया मिलता है, वोमिटिंग मिलता है, रेट्रोस्टर्नल पेन मिलती है, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बंदा है और उसको एमआई हो गया है, तो पहले 24 घंटों के अंदर उसके एमआई वाले हिस्से के अंदर या जिस जिस पार्ट का इस्कीमिया हुआ है उसके अंदर हमें क्या चीज मिलेगी? तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर हम पहले 24 घंटों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? हमारी फर्ज करें कि अगर लेड आर्टरी ऑक्लूड हो जाती है तो लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें जब देखेंगे ना तो हमें वेवी फाइबर्स मिलेंगी और इसमें ना अर्ली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे आपको जिस एरिया पे आपको इन्फेक्शन हुआ है वहां पे आपकी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी पहले 24 घंटों के अंदर। फिर जो सेल होंगे दे विल रिलीज कंटेंट इनटू द ब्लड। जो सेल होंगे वो उसके अंदर जो भी मार्कर्स होंगे वो आपके ब्लड के अंदर रिलीज कर देंगे। उसके अलावा एडिमा और हेमरेज, रीपरफ्यूजन इंजरी, फ्री रेडिकल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स। इसमें क्या होगा? देखें,
पहले 24 घंटों के अंदर वेवी फाइबर्स बनेंगे, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी और आपके जो सेल होंगे वो अपना कंटेंट ब्लड के अंदर क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे, जब इसी हार्ट की हम क्या करेंगे, रीपरफ्यूजन। हमने क्या किया, हमने इसी जो ब्लड सप्लाई थी उसको रीपरफ्यूज किया है, तो इसकी इंजरी होती है। देखिए आपने ना एक चीज याद रखनी है कि अगर किसी जगह का इन्फाक्शन हो जाए ना, और इन्फाक्शन के बाद हम उसी आर्टरी की क्या कर दें, रीपरफ्यूजन कर दें, तो वहां पे ना फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, वहां पे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। और वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर इसको क्या करते हैं, इस फ्री रेडिकल की वजह से वहां पे डैमेज होता है। इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल इंजरी। तो फ्री रेडिकल इंजरी होगी और क्या होगा, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स। जो आपके मायोफिब्रिल्स होंगे उनकी हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगी। उसके बाद अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेंट्रिकुलर रिदमिया और हार्ट फेलियर। देखिए यहाँ पे ना एक आपने बात लिखनी है कि एमआई के बाद, ठीक है, एमआई के बाद अगर आपकी डेथ होती है, ठीक है, तो अगर किसी बंदे की एमआई के बाद डेथ होती है तो पहले 24 घंटों के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है एमआई, मतलब एमआई के बाद डेथ की, डेट इज अरिदमिया। देखिए जब एमआई होता है ना, तो इस तरह की मतलब जो पहले 24 घंटे होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको वेंट्रिकुलर रिदमिया हो सकता है। और पेशेंट की पहले 24 घंटे के अंदर अगर डेथ होती है तो उसकी जो मोस्ट कॉमन वजह है वो क्या है, वो अरिदमिया है। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ आफ्टर एमआई, दैट इज अरिदमिया, दैट इज अरिदमिया, ये आपने देख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब एक बंदा है उसको हार्ट अटैक हुआ और उससे 1 से 3 दिन, मतलब कि 1 से 3 दिन जब गुजर जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो जो हमारी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुई थी ना, जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुई थी वो क्या हो जाती है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एक्सटेंसिव हो जाती है। टिश्यू सराउंडिंग इन्फेक्शन शोज एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद न्यूट्रोफिल्स, कि आपके जो टिश्यू मतलब सराउंड कर रहे होते हैं इस इन्फेक्शन को, वो क्या करते हैं, वहां पे वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन करवाते हैं और वहां पे आपके न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। उसके बाद ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको एमआई होता है तो विद इन 3 डेज क्या होता है, फिब्रीनियस पेरिकार्डाइटिस। जो आपका पेरिकार्डियम होगा ना उसकी क्या हो जाएगी, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो फिब्रीनियस पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, जो पेरिकार्डियम होगा उसकी फिब्रोसिस होगी और उसके अंदर क्या हो जाएगा, फिब्रीनियस पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब हमारे एमआई को 3 से 14 दिन गुजर जाते हैं, जब एमआई को 3 से 14 दिन गुजर जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो जिस जगह पे अगर आप ये इसके साथ साथ इसकी पिक्चर भी देखते रहेंगे तो वहां पे क्या आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है। मार्जिन के ऊपर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा और मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। प्लस आपने याद रखना है कि ये जो आपकी वॉल होगी इट कैन रप्चर, तो फ्री वॉल रप्चर हो सकती है और इससे क्या होगा, कार्डिक टेम्पोनेट, पेपलरी मसल रप्चर। देखें मैं आपको समझाता हूँ, ये जो आपकी मतलब एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे सबसे पहले तो आपकी जो वॉल है वो क्या हो सकती है, वो रप्चर हो सकती है। और आपका जो ब्लड होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आपके आ जाएगा पेरिकार्डियल, किसके अंदर, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। अब अगर तो ब्लड पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आ जाए और अचानक से आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कार्डिक टेम्पोनेट। ये भी हम टॉपिक पढ़ना है हमने। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, कार्डिक टेम्पोनेट मिलेगा और पेपलरी मसल रप्चर हो सकती है जिससे मिट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है। उसके अलावा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर ड्यू टू मैक्रोफेज मीडिएटेड स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन, लेफ्ट टू राइट शंट हो सकती है। और आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर हमें सूडो एनुरिज्म मिल सकता है। ठीक है, सूडो एनुरिज्म क्या होता है ये भी हम अभी पढ़ते हैं कि क्या चीज होती है। तो आपने याद रखना है कि इसमें जब 3 से 14 दिन गुजरते हैं तो आपको क्या हो सकता है, आपकी जो वॉल है वो रप्चर हो सकती है, उस कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है, उसके अलावा सूडो एनुरिज्म हो सकती है। ठीक है, सूडो एनुरिज्म हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें 2 वीक से लेके सेवरल मंथ्स तक, ठीक है, तो 2 वीक से लेके जो सेवरल मंथ्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जिस जगह पे इंफेक्शन हुआ था वहां पे क्या बन जाएगा, एक स्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्कार बन जाएगा। और पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ट्रू वेंट्रिकुलर एनुरिज्म। अब सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, बल्कि ना अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे जाके ना एक और पेज पे उसने ये बातें लिखी हुई हैं, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एनुरिज्म और फॉल्स एनुरिज्म। ठीक है, तो फिलहाल आपने इतना याद रखना है, ये इसमें ना कोई समझाने वाली बात नहीं थी। इस पेज को जस्ट आपने इस तरह पढ़ लेना है कि 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे, 3 दिनों में क्या चेंजेस आएंगे, 3 से 14 दिनों में क्या चेंजेस आएंगे, और 2 वीक से लेके जो सेवरल मंथ्स हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक रह गया ना, वो टॉपिक है दैट इज क्रोनरी स्टील सिंड्रोम। सबसे पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज क्रोनरी स्टील सिंड्रोम। जिस तरह कल हमने पढ़ा था ना सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, इसका मतलब क्या है, क्रोनरी स्टील सिंड्रोम। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सडन कार्डिक डेथ। जो सडन कार्डिक डेथ है ये क्या चीज होती है ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोनरी इस्कीमिक
हार्ट डिजीज। बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम ये जो दोनों है ना, इसको इधर इधर बुक से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सडन कार्डियक डेथ की। देखें, आपने याद रखना है, अगर एक बंदा है अगर एक बंदा है और उसको हार्ट सिम्टम्स आते हैं या उसको कोई सीवीएस के सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स के 1 घंटे के अंदर-अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ। इसको हम एससीडी कहते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अनएक्सपेक्टेड डेथ विद इन द 1 आवर ऑफ सिम्पटम, कि एक पेशेंट है, उसके उसकी छाती में दर्द हुआ और 1 घंटे के अंदर-अंदर ही उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो अगर एक बंदे की 1 घंटे के अंदर-अंदर ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है ड्यू टू कार्डियक सिम्पटम्स, तो आपने कहना है इट इज़ कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ। ठीक हो गया? मोस्ट कॉमनली ड्यू टू लीथल एरिथमिया, ये उसने लिखा भी हुआ है और इसको मार्क करें, ये आपका एमसीक्यूज़ है कि सडन कार्डियक डेथ की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? तो दैट इज़ लीथल एरिथमिया। वो क्या होगा? लीथल एरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब उसमें मोस्ट कॉमन क्या होती है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और हमने अभी-अभी पढ़ा है कि मुझे बताएँ शाबाश, कि जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये एमआई के कितने घंटों के बाद होती है? तो हमने अभी-अभी पढ़ा कि जो पहले 24 घंटे होते हैं ना, 24 आवर्स आफ्टर एमआई। तो जब किसी बंदे को एमआई होता है, तो एमआई के जो पहले 24 घंटे होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पहले 24 घंटों के अंदर उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। उसको क्या हो सकती है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो उसमें उसके सडन कार्डियक डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इट इज़ एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अप टू 70% केसेज़ कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हेरिडिटरी चैनलोपैथी हो सकती है, जिसमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। उसके बाद ब्रेगुदा सिंड्रोम, इट प्रिवेंट बाय इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम डिफिब्रिलेटर लगाएँगे। तो हम क्या करेंगे? हम इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, इसको हम आईसीडी भी कहते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? आईसीडी लगाएँगे, फिर हम सडन कार्डियक डेथ से बच सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है, जो कोरोनरी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है, ये क्या चीज़ है? देखें, जो कोरोनरी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, ये क्या है? इट इज़ अ प्रोग्रेसिव ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट है, वो आहिस्ता-आहिस्ता फेल हो रहा है। हार्ट फेलियर क्या होता है? मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आपका जो हार्ट है, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके, तो इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। ओवर मैनी इयर्स ड्यू टू क्रोनिक इस्कीमिया, मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियल हाइबरनेशन क्या होता है? पोटेंशियली रिवर्सिबल लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन इन द सेटिंग ऑफ क्रोनिक इस्कीमिया। कंट्रास्ट विद मायोकार्डियल स्टनिंग, जिसमें क्या होता है? देखें, एक होता है मायोकार्डियल हाइपरनेशन। मायोकार्डियल हाइपरनेशन क्या होता है कि इसमें इसमें क्या होता है कि एक रिवर्सिबल सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो उसका डिसफंक्शन आ जाता है, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू क्रोनिक इस्कीमिया, कि क्रोनिक इस्कीमिया की वजह से आपका कुछ अरसे के लिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो डिसफंक्शन करता है। इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। एक होता है मायोकार्डियल स्टनिंग। जो मायोकार्डियल स्टनिंग है, वो क्या चीज़ है? ये एक ट्रांसिएंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन है आफ्टर अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ एक्यूट इस्कीमिया। देखिए, मतलब कि आपके हार्ट की कुछ अरसे के लिए, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए, अगर आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है, तो उसकी वजह से आपके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन आता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड मायोकार्डियल स्टनिंग। इसको मायोकार्डियल स्टनिंग कहेंगे, ठीक है? तो ये आपने बस इसके अंदर देख लेना, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो मुश्किल टॉपिक है ना, जो थोड़ा-सा समझने वाला है, वो है आपका कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको ना हम देखते हैं, नोट्स पे चलते हैं और इसकी थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वरना ये आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा-सा टेक्निकल टॉपिक है। तो आप लोग ओपन करें, ठीक है? और इसमें हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। तो इसको अगर आप गौर से सुनेंगे, तो आपको मेरी बड़ी जल्दी बात समझ आ जाएगी, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। देखिए, फिलहाल आप इसको लिखना छोड़िए, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, जस्ट आप इसको सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी एक लाइन लिखूँगा कि कोरोनरी स्टील सिंड्रोम होता क्या है? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था, पहले हम अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी हाइपोक्सिया होता है ना, व्हेनेवर देयर इज़ हाइपोक्सिया इन आवर बॉडी, देयर इज़ वेसोडाइलेशन। ऐसे ही है ना? हमने पढ़ा था कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होता है, तो क्या होता है? वेसोडाइलेशन होती है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है? अच्छा, अब आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है, इसको भी हम ज़रा समझते हैं, लेकिन पहले ना हम अपनी डायग्राम बनाएँगे, ठीक है? तो फ़र्ज़ करें कि आपकी ये एक वेसल है, ठीक है? ये क्या है? एक वेसल है। तो ये फ़र्ज़ करें कि आपकी एक कोरोनरी वेसल है, ठीक है? दिस इज़ योर कोरोनरी वेसल, ठीक हो गया? हम ऐसा करते हैं कि इस कोरोनरी वेसल की ना 2 सप्लाईज़ बना लेते हैं, कि एक आपकी ये सप्लाई है, ठीक है? और एक इसकी है। तो एक ही कोरोनरी वेसल है, लेकिन मैंने उसको 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया? अब पीछे से क्या आ रहा है? पीछे से आपका ब्लड आ रहा है, फ़र्ज़ करें कि आपका 500 एमएल ब्लड आ रहा है, ऐसे ही है ना? 500 एमएल ब्लड आपका पीछे से आ रहा है और वो इनके अंदर डिवाइड हो रहा है और 250-50 दोनों के अंदर जा रहा है, ठीक है? अब हमने ये बात पढ़ी है कि जब भी फ़र्ज़ करें कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है ना,
एक आर्टरी के अंदर इस तरह क्या हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है। जो आपकी आर्टरी है वो एक जगह पे यहाँ पे जाके क्या हो जाती है, तंग हो जाती है, उसके अंदर क्या हो गई, स्टेनोसिस होगी। अब हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी, अब देखें अगर इसके अंदर स्टेनोसिस होगी तो आगे ब्लड कम जाएगा। जाहिर बात है कि स्टेनोसिस के बाद मतलब जो आपकी कोरोनरी आर्टरी वो तंग हो गई है तो उसके आगे ब्लड कम जाएगा। तो हमने अभी बात ये पढ़ी है कि जहां पे ब्लड कम होगा, जहां पे हाइपोक्सिया होगा, तो वहां पे क्या होगी, वहां पे वेजो डायलेशन होगी, हमारी वेसल क्या होगी, डायलेट होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाते हुए आपकी बुक की मैं एक लाइन लिखूंगा, आपकी बुक ने ये बात लिखी है कि डिस्टल टू क्रोनरी वेसल, ठीक है, क्या होता है, डिस्टल टू क्रोनरी वेसल, कि क्रोनरी वेसल के डिस्टल वेसल्स आर, ठीक है, वेसल्स आर मैक्सिमली, मतलब कि जो वेसल्स होती हैं वो मैक्सिमम में क्या होती हैं, डायलेटेड होती हैं, मैक्सिमली डायलेटेड। क्या देखें, जहां पे आपकी स्टेनोसिस होगी उसके जो बाद वाली वेसल है वहां पे क्या होगी, वहां पे आपको स्फेयर किस्म की क्या मिलेगी, देयर इज वेजो डायलेशन, क्या मिलेगी, वेजो डायलेशन मिलेगी। तो यही तो मैंने बात लिखी है कि जहां पे स्टेनोसिस होगी उसके बाद आपको क्या मिलेगी, वेजो डायलेशन। तो पहली लाइन आपको आई होप के समझ आ गई होगी कि क्या लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ना इसके ऊपर वेजो डायलेटर डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसी बंदे के अंदर क्या करेंगे, वी विल एडमिनिस्टर, ठीक है, हम क्या करेंगे, वी विल एडमिनिस्टर वेजो डायलेटर। हम कोई ऐसी ड्रग इसको देंगे जो एक वेजो डायलेटर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ड्रग है, उसको हम कहते हैं डाईपाइरिडामोल। जो डाईपाइरिडामोल होती है, डाईपाइरिडामोल, ये एक वेजो डायलेटर है, ठीक है, ये हम इस बंदे को दे देंगे। अब क्या होगा देखें, पहले क्या था कि इसकी जो मैं सिर्फ हाईलाइट करूंगा ना, इसकी ये वाली वेजो डायलेशन थी जहां पे मैंने हाईलाइट किया है। अब हमने क्या किया है, हमने इस बंदे को कोई ऐसी ड्रग दी है जिस जहां पे क्या हुआ है, जो इसकी सारी की सारी वेसल को क्या कर देगी, डायलेट कर देगी, क्या करेगी, डायलेट कर देगी। तो हमने इसको एक वेजो डायलेटर दिया। अब जब हम इसको वेजो डायलेटर देंगे, अब गौर से सुनना, मैं इसकी सारी थ्योरी लिखता हूं। जब हम इसको वेजो डायलेटर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल वेसल थी जो पहले डायलेटेड नहीं थी, अब वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डायलेट होगी। तो इट विल आल्सो डायलेट द नॉर्मल ब्लड वेसल, वो क्या करेगी, इट विल आल्सो डायलेट द नॉर्मल ब्लड वेसल, नॉर्मल ब्लड वेसल भी डायलेट होगी। अब क्या हुआ देखें, पहले जो हमारा ब्लड था, ठीक है, हमारा जो पहले ब्लड था वो क्या था, पहले ब्लड इस तरफ थोड़ा जा रहा था क्योंकि स्टेनोसिस थी, और इस तरफ ब्लड क्या था, ज्यादा जा रहा था, ऐसे ही था ना, जारी बात है। अब हमने क्या किया है, हमने वेजोडाइलेटर यूज किया है, तो आपकी जो नॉर्मल वाली ब्लड वेसल है ना वो मजीद ज्यादा हो गई है, ठीक है, वो क्या हो गई है, वो ज्यादा वेजोडाइलेट हो गई है। जो नॉर्मल वाली वेसल थी वेजोडाइलेटर देने से वो भी क्या हो गई है, डायलेट हो गई है। पहले ही उस तरफ ब्लड ज्यादा जा रहा था, ऊपर से हमने क्या किया है, हमने उसको वेजोडाइलेट कर दिया है। तो अब जो सारे का सारा ब्लड होगा, पहले अगर यहाँ इसकी इसकी तरफ 150 ml ब्लड जा रहा था, तो चूंकि हमने नॉर्मल वाली ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया है, तो जो नॉर्मल ब्लड वेसल होगी उसकी तरफ अब मजीद ज्यादा ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर पहले 150 जा रहा था, अब कितना जाएगा, अब 100 जाएगा। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखें, मैं आपको सारा समरी भी लिखवाता हूँ, पहले हम इसको समझ लें कि हमने जब वेजो डायलेटर दिया तो हमारी जो नॉर्मल ब्लड वेसल थी ना वो भी डायलेट होगी। जब वो भी डायलेट होगी तो उससे क्या हुआ कि आपका जो ब्लड था, ठीक है, ब्लड इज शंटेड, ठीक है, जो आपका ब्लड होगा वो शंट हो जाएगा टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स वेल परफ्यूज्ड एरिया, कि आपका जो वेल परफ्यूज्ड एरिया है उसकी तरफ ज्यादा ब्लड जाना शुरू हो जाएगा जो पहले नॉर्मल है। और इससे क्या होगा कि आपका जो ऐसा एरिया जो स्टिनोज्ड एरिया था उसका स्कीमिया हो जाएगा। तो अगर आपका जो नॉर्मल एरिया है उसकी तरफ सारा ब्लड जाना शुरू हो गया है, तो आपका जो स्टिनोज्ड एरिया होगा ना, स्टिनोज्ड एरिया, उसकी तरफ क्या होगा, उसकी तरफ आपका ब्लड कम जाएगा और इस्कीमिया हो जाएगा। आप कहते हैं बात समझ गए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्ज करें कि हमारी ना ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, गौर से सुनना आपने, ये आपकी ब्लड वेसल है और इससे आपकी ना दो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, ठीक है, ये आपकी दो ब्लड वेसल्स हैं जो एक ब्लड वेसल से निकल रही है। अब मसला क्या है कि हमारी जो ये वाली फर्ज करें कि जो ऊपर वाली है उसका नाम 1 है और जो नीचे वाली है ना उसका नाम हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब जो आपकी 1 वाली ब्लड वेसल है ना उसके अंदर स्टिनोसिस है, उसके अंदर क्या है, स्टिनोसिस है। तो हमारा जो ब्लड है वो क्या है, वो आपका अगर फर्ज करें कि पीछे से 500 ml ब्लड आ रहा है ना, तो नॉर्मल तो रूल ये होना चाहिए था ना कि 250-250 जाना चाहिए था दोनों में। लेकिन क्योंकि एक ब्लड के अंदर स्टिनोसिस है तो फर्ज करें कि इस ब्लड के अंदर 150 जा रहा है और जो नीचे वाली है इसके अंदर 350 आ रहा है, ठीक है, ऐसी है ना। अच्छा, अब ये तो चल रहा है नॉर्मल, और ये एरिया क्या है, ये एरिया स्टिनोज्ड है, मतलब कि इसका पहले इस्कीमिया हुआ पड़ा है, और ये नॉर्मल एरिया है, ठीक है, क्योंकि इसके इसके अंदर तो प्रॉपर ब्लड आ रहा है। अब होता ये है
कि हम क्या करते हैं, हम जाहिर बात है अगर स्टेनोसिस है तो हम क्या करेंगे, हम वेज़ोडाइलेटर दे देंगे। तो अगर हम इसके अंदर वेज़ोडाइलेटर देते हैं, इसके अंदर अगर हम वेज़ोडाइलेटर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल ब्लड वेसल है, जिसमें पहले ही ब्लड ज़्यादा आ रहा था, तो हमारी जो नॉर्मल वेसल होगी ना, नॉर्मल वेसल, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डायलेट हो जाएगी, क्योंकि वेज़ोडाइलेटर तो दोनों पे काम करेगा, स्टेनोज़ पे भी करेगा और नॉर्मल नॉर्मल पे भी करेगा। तो अगर हम वेज़ोडाइलेटर देंगे, हमारी जो नॉर्मल ब्लड वेसल होगी, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डायलेट हो जाएगी। और जब नॉर्मल वेसल डायलेट होगी, तो आपका जो ब्लड था, वो अब सारे का सारा देखें, ऊपर ऊपर वाली ब्लड वेसल में तो रास्ता ही बांधा है ना, तो हमने नीचे वाली ब्लड वेसल को मज़ीद क्या कर दिया है, खुला कर दिया है, मज़ीद डायलेट कर दिया है। तो अब सारे का सारा जो ब्लड होगा, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ब्लड विल, ठीक है, ब्लड क्या होगा, ब्लड विल शंट, आपका ब्लड शंट होगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल साइड, आपकी नॉर्मल साइड की तरफ शंट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्रोनरी स्टील सिंड्रोम, कि ब्लड ऊपर पहले ही कम जा रहा था, हमने वेज़ोडाइलेटर दे के मजीद उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब क्या है कि अब आपका जो स्टेनोज्ड एरिया है, उसका इस्कीमिया मजीद इंक्रीज हो गया है, उसके अंदर जो इस्कीमिया वो ज्यादा हो गया है। तो इसको हम कहते हैं क्रोनरी स्टील सिंड्रोम, ठीक है, इट इज कॉल्ड क्रोनरी स्टील सिंड्रोम। और ये एक टेस्ट है, ठीक है, आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है कि हम ना हम करते हैं फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, हम वेज़ोडाइलेटर दे के हम उसका टेस्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, किसकी मदद से, क्रोनरी वेज़ोडाइलेटर की वजह से। कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो काम करता है किसके पीछे, फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट के पीछे, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है, ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, अगर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। इस क्लास जो अगली क्लास है उसके अंदर हम सीखेंगे कि कार्डिक बायोमार्कर्स क्या होते हैं, और किस चीज के अंदर जो कार्डिक बायोमार्कर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं और किसके अंदर डिक्रीज होते हैं, या इस चीज के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें, तो इसमें आपका जो सीवीएस सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।